डियर स्टूडेंट्स, आई एम शीशपाल चौहान। मैं शीशपाल चौहान आप सबका वेलकम करता हूं अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके सेमेस्टर 3 की एक पोएम आप सबके सामने लेके आया हूं। पोएम का टाइटल है माई लास्ट डचेस, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। सबसे पहले थोड़ा सा रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में जान लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज अ ग्रेट विक्टोरियन पोएट, वेल नोन फॉर हिज रोबस्ट ऑप्टिमिज्म that is best expressed in his famous lines in his poem Pippa Passes, God is in his heaven and all's well with the world। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ऐसे महान पोएट हुए हैं जो विक्टोरियन इरा में, जो विक्टोरियन पीरियड है पोइट्री लिखने का, क्वीन विक्टोरिया के टाइम का 19th सेंचुरी पोइट्री, उसमें यही एक ऐसे पोइट थे जिन्होंने हर हालात में अपनी मजबूत आशावादिता का परिचय दिया। और उनकी मजबूत आशावादिता एक पोएम की 2 लाइनों में व्यक्त होती है। पोएम का नाम पीपा पासिस है और पंक्तियां कोटेबल कोट है। गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल्स वेल विद द वर्ल्ड, कि ईश्वर स्वर्ग में है और दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है। तो ये ऑप्टिमिज्म को शो करती हैं लाइनें रॉबर्ट ब्राउनिंग की। ऑल इज वेल तो बहुत ही अच्छी ये कोटेबल फ्रेज बन चुकी है आज के युग में। तो जितने भी दूसरे पोएट हुए हैं सारे कहीं ना कहीं निराशावादिता के शिकार थे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ही एक ऐसा पोएट था जिन्होंने अपनी मजबूत आशावादिता का परिचय दिया। अबाउट द पोएम, माई लास्ट डचेस इज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स। इट्स ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जितनी भी फेमस पोएम्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी पोएम्स लिखी। लगभग सभी पोएम्स उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी और ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। Dramatic monologue is a poem in which the speaker, who is like a protagonist as we have in dramas, is placed in a critical situation। Dramatic monologue एक पोएम होती है जिसमें जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, जो उसे हम प्रोटागोनिस्ट कह सकते हैं। जैसे हीरो होते हैं ड्रामाज में, ट्रेजेडीज में, तो उसी तरह का हीरो यहाँ पे भी होता है। उसी तरह का मेन कैरेक्टर यहाँ होता है जो एक क्रिटिकल सिचुएशन में यानी क्राइसिस में फंसा होता है और उस क्राइसिस में जो भी उसके रिएक्शन होते हैं वो उसके कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करते हैं। द पोएट रिमेन्स अलूफ फ्रॉम हिम। कवि बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी गेन कर लेता है, बिल्कुल भी अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त नहीं करता। तो द स्पीकर रिएक्ट्स टू द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड दस लेज बेयर हिज सोल। जो स्पीकर है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में रिएक्शन देता है अपने, और इस तरह से वो अपनी आत्मा को सबके सामने रख देता है। जो भी उसकी थॉट प्रोसेस है, जो उसके विचार हैं, पर्सनल फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, सभी रीडर्स या श्रोताओं के सामने रख देता है। ही रिवील्स हिज कैरेक्टर टू द रीडर्स और द ऑडियंस। अगर वो ड्रामेटाइज की जा रही है पोएम तो ऑडियंस के सामने, यदि रीडर पढ़ रहे हैं पोएम को जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने उस वक्ता का, उस स्पीकर का कैरेक्टर भी आ जाता है। द प्रेजेंस ऑफ ए लिसनर और द इंटरलोक्यूटर इज आल्सो फेल्ट एंड इट मेक्स द सिचुएशन ड्रामेटिक। और पोएम में ऐसा प्रतीत होता है सभी को, रीडर्स को, कि एक लिसनर भी है, एक श्रोता भी है जो उस वक्ता, जो स्पीकर है, उसकी बातों को सुन रहा है और वो बोलता कुछ नहीं है, सिर्फ वो अपने रिएक्शन देता है। तो उससे भी जो टेम्पो है पोएम का आगे बढ़ता है और सिचुएशन ड्रामेटिक हो जाती है। इन दिस पोएम द ड्यूक ऑफ फ्रेरा इज द स्पीकर whose wife is no more now. He is a widower and wants to marry the daughter of a neighboring count, from whom he also expects to receive a rich dowry. The count has sent a messenger, that is an envoy, to negotiate with the duke. इस कविता में ड्यूक ऑफ फ्रेरा स्पीकर है। फ्रेरा इटली का एक शहर है। Whose wife is no more now, और ड्यूक ऑफ फ्रेरा की पत्नी का देहांत हो चुका है, अब वो विदुर है। He is a widower and wants to marry the daughter of a neighboring count,
पड़ोस में एक प्रसिद्ध काउंट है। काउंट ये उपाधि है, जैसे ड्यूक की उपाधि होती, जैसे जैलदार होते थे, नवाब होते थे, उसी तरह की ये उपाधि हैं। तो पड़ोस का एक काउंट है, उसकी लड़की से शादी करना चाहता है और अंदर ही अंदर मन ही मन में वो उस काउंट से ढेर सारी डॉवरी दहेज की भी एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है। द काउंट हैज सेंट ए मैसेंजर टू नेगोशिएट विद द ड्यूक। और काउंट ने ड्यूक से मिलने के लिए एक मैसेंजर भेजा है, एक एनवॉय भेजा है, जो उसके साथ सारी बातचीत को नेगोशिएट करेगा, सारे मामले को नेगोशिएट करेगा, कोई एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, डिस्कशन करने के लिए उसे भेजा हुआ है। द ड्यूक टेक्स द मैसेंजर टू हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ हिज पिक्चर गैलरी। जैसे ही कविता शुरू होती है तो हम ये देखते हैं कि ड्यूक मैसेंजर से बातें कर रहा है और वह ड्यूक मैसेंजर को अपनी पिक्चर गैलरी की एक झलक दिखाने के लिए ले जाता है। एक्चुअली द ड्यूक इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेनेसां पीरियड दैट ओरिजिनली बिगैन फ्रॉम इटली। तो वास्तव में ड्यूक रेनेसां पीरियड का प्रोडक्ट है, पैदाइश है। रेनेसां एक पीरियड का नाम है, इटली से शुरू हुआ था, सारे यूरोप में फैल गया था और इसका प्रभाव लोगों के जीवन पे भी पड़ा, लिटरेचर पे भी पड़ा। और जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो उसी तरह से रेनेसां पीरियड भी इटली से शुरू हुआ था और ड्यूक रेनेसां पीरियड का ही प्रोडक्ट है, पैदाइश है। रेनेसां पीरियड में लोगों को लव फॉर आर्ट, कल्चर, नेगेटिव बातें भी इसमें काफी आ गई थी। यहाँ सिर्फ इतना जान लो कि री अवेकनिंग का पीरियड था और ड्यूक भी उसी पीरियड की पैदावार है। He has immense love for art। यही कारण है कि रेनेसां स्पिरिट उसके अंदर है, तो कला के प्रति उसमें ढेर सारा प्यार है। Immense means very great। In the whole poem, the Duke keeps on speaking to the listener and in this way he reveals his inner self। तमाम पोएम में, पूरी पोएम में ड्यूक बातें करता है, लिसनर को कुछ कहता रहता है और इस तरह से अपनी जो इनर पर्सनैलिटी है उसको भी बाहर निकालता है। हम सबको, पाठकों को ड्यूक की पर्सनैलिटी का पता चलता है। ही इज ग्रीडी, वह लालची है, पोजेसिव है, जेलस है, क्रूअल है, डिस्पोटिक बाय नेचर, दो ही लव्स आर्ट एंड ब्यूटी आल्सो। यद्यपि उसे कला से, सुंदरता से प्यार है, फिर भी उसमें जो बुराइयां हैं, दहेज की कामना करता है, अपनी पत्नी के बारे में बहुत ही पॉजिटिव है, उसे व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मानता है, ईर्ष्या करता है, क्रूअल है, निर्दयता है उसके अंदर, डिस्पोटिक बाय नेचर और रूढ़िवादी भी है अपनी नेचर में। His speech also brings about the innocent and simple nature of his previous wife। और उसकी स्पीच से हमें उसकी जो पहली पत्नी है उसकी साधारण नेचर और मासूम नेचर का भी पता चलता है कि कितनी वो मासूम थी अपने स्वभाव से। Whom he killed by strangulating her just because she didn't follow his strict code of conduct while behaving with others। और उस मासूम पत्नी को उसने गला दबा के मार दिया था, गला घोंट के मार दिया था, क्योंकि वह उसका स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, जो व्यवहार करने के नियम थे, उसके रूल्स थे, उनकी अनुपालना नहीं कर सकी, इसलिए उसका गला घोंट के उसने मार दिया था। तो इस तरह से ड्यूक के बारे में हमें इसमें और अधिक पता लगेगा। अब पोएम को आगे बढ़ाते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं पोएम की। पहली 5 लाइनें लेके चलते हैं। पहले ये टेक्स्ट है लेफ्ट साइड में मेरे, ये जो दिख रही है आपको, दिस इज द टेक्स्ट, और ये इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, उनको एक्सप्लेन करके फिर एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। लाइन 1 to 5। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ, for a Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. Wilt please you sit and look at her? तो आगे बढ़ते हैं। A wonder the Duke calls a painted portrait of his previous wife wonderful piece of art. It shows his love for art and beauty। तो इसमें ड्यूक अपनी पत्नी की पेंटेड पोर्ट्रेट को, जो दीवार पे तस्वीर बनी हुई है, उसको वंडर कहता है। वंडर का मतलब यह है वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, कि वो कला का एग्जाम्पल है। वंडर का मतलब यहाँ वेरी ब्यूटीफुल से लेंगे हम, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। फ्रा पेंडोल्फ का यहाँ जिक्र
किया है। फेरा पेंडोल्फ, इट्स द नेम ऑफ ए मॉन्क और ए फ्रायर, आप भिक्षुक भी मान सकते हैं। हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ हिज वाइफ, जिसने ड्यूक की पत्नी की पेंटिंग को बनाया था। ही हायर्ड हिम विद ए पर्पस इन हिज माइंड। फेरा पेंडोल्फ एक फ्रायर को, एक भिक्षुक को या फिर एक प्रीस्ट को ही उसने क्यों पेंटर नियुक्त किया, अपनी पत्नी की तस्वीर को पेंट करने के लिए क्यों हायर किया, यह भी उसने उद्देश्य पूर्वक किया। दैट्स पीस अ वंडर नाउ। नाउ क्या दर्शाता है यहाँ पे? द मेंशन ऑफ द एडवर्ब नाउ हियर इज आल्सो मीनिंगफुल। ये एडवर्ब है जिसका मतलब अब होता है, इसका अर्थ भी महत्वपूर्ण है। It shows the Duke's preference to art over life. जब वो जीवित थी, सजीव थी, तब वो उसे इतनी सुंदर नहीं लग रही थी, अब अधिक सुंदर लग रही है। उसे पीस ऑफ वंडर कहता है ड्यूक। तो यहाँ पता चलता है कि ही प्रीफर्स आर्ट टू लाइफ, कि जीवन से ज्यादा उसे कला पसंद है। और his dead wife's portrait is more beautiful and exquisite. Exquisite means very very beautiful, greatly beautiful. उसके लिए बहुत ही अधिक सुंदर है। Wilt please you sit and look at her, ये लाइन जो है इसका मतलब क्या है? This is his invitation to the messenger to sit on a seat and look at the portrait of his wife feeling comfortable. तो ये एक इनविटेशन है मैसेंजर को कि वो बैठ जाए और उसकी पत्नी की पोर्ट्रेट को कंफर्टेबली देखे, आराम के साथ देखे, उसकी प्रशंसा करे। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। The Duke of Ferrara takes the messenger of the Count on a round to show him his picture gallery. ड्यूक ऑफ फेरेरा काउंट के मैसेंजर को अपनी पिक्चर गैलरी दिखाने के लिए एक राउंड पे ले जाता है। While taking him up, he shows to him the portrait of his previous wife's painted picture on the wall. उसे ऊपर ले जाते हुए जैसे सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होंगे तो कहीं कॉर्नर में उसकी पत्नी की पेंटेड पिक्चर उसको शो करता है, उसको दिखाता है। He himself uncovered it by drawing the curtain aside. पर्दा लगा हुआ है और उसने ही स्वयं अपने हाथों से उस पर्दे को साइड में किया है, उसे हटाया है। The painting is quite lifelike and indeed a breathing reality. पेंटिंग बिल्कुल जीवंत है और एक जीती जागती तस्वीर है, और वास्तव में तस्वीर नहीं लगती बल्कि उसकी पत्नी जीती जाग दिखाई देती है। He also tells the messenger that he had engaged Fra Pandolf, a monk artist, to make the portrait of his wife. मैसेंजर को बताता है, वो खुद कहता है कि फ्रा पेंडोल्फ नामक किसी मोंक ने वो पोर्ट्रेट बनाई है, उसने मोंक को हायर किया था। He didn't allow the friar to spend more than a day in the execution of the work of art. और यहाँ ये भी कहता है कि उस फ्रायर को, फ्रायर कौन होता है? ए मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप। किसी भी धार्मिक संगठन के व्यक्ति को फ्रायर कहते हैं। भिक्षु हो गए, जैसे पादरी हो गए। एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक दिन ही लेगा। देन ही टेल्स द मैसेंजर टू सिट, फिर वो मैसेंजर को कहता है कि कृपया बैठ जाइए, एंड सी द पेंटिंग कंफर्टेबली, और पेंटिंग को बड़े आराम के साथ देखिए, सो दैट ही मे व्यू द पोर्ट्रेट आर्टिस्टिकली, ताकि वो कला को, उसको पेंटिंग को कलात्मक दृष्टि से देख पाए। क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं ये लाइनें जो हमने पढ़ी हैं। द पोएम ओपन्स इन ए कन्वर्सेशनल टोन, कविता बिल्कुल कन्वर्सेशनल टोन ले लेती है, शुरू में ही ऐसे आरंभ होती है जैसे जॉन डन की पोएम्स कन्वर्सेशनल टोन में आरंभ होती है, एब्रप्टली आरंभ होती है, मेटाफिजिकल पोइट्री। तो उसी तरीके से ये पोएम भी एकदम शुरू होती है। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। दैट्स माई लास्ट डचेस, वो मेरी प्रीवियस पत्नी है, स्वर्गीय पत्नी है उसकी, जिसकी पेंटेड तस्वीर दीवार पे है। द यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव माई इन द लाइन दैट्स माई लास्ट डचेस शोज द ड्यूक्स पॉजेसिव नेचर। यहाँ पे माई का यूज किया उसने, दैट्स माई लास्ट डचेस, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, और ड्यूक की पॉजेसिव नेचर को शो करता है। दैट्स माई लास्ट डचेस शोज द ड्यूक्स पॉजेसिव नेचर। ही कंसीडर्स हिज वाइफ एज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, और अपनी पत्नी को वो
व्यक्तिगत संपत्ति मानता है। His admiration for the portrait shows the Duke's love for art and it reflects his Renaissance spirit। और ड्यूक पोर्ट्रेट की जिस तरीके से प्रशंसा करता है उसका कला के प्रति प्यार और रेनेसांस स्पिरिट व्यक्त होती है। पता चलता है हमें कि उसके अंदर कला के प्रति कितना प्यार था। और रेनेसांस रीअवेकनिंग जो पीरियड इटली से आरंभ हुआ था सारे यूरोप में फैल गया था धीरे धीरे, तो उस वक्त की जो छाया थी, उस प्रभाव था उसके ऊपर कितना था। द ड्यूक डिडंट अलाउ एन ऑर्डिनरी आर्टिस्ट टू एग्जीक्यूट द वर्क ऑफ पेंटिंग द पोर्ट्रेट ऑफ हिज लेट वाइफ। एक और बात पता चलती है हमें इन लाइनों को पढ़ के कि ड्यूक ने किसी साधारण आर्टिस्ट को अलाउ नहीं किया था कि वो उसकी पत्नी की पेंटिंग बनाए। उसने किसी आम पेंटर को हायर नहीं किया था, बल्कि उसने ड्यूक ऑफ फेरेरा को एंगेज किया, एक मोंक को एंगेज किया था। ही विलिंगली एंगेज्ड ए मोंक, इच्छा से, विलिंगली, स्व इच्छा से उसने एक मोंक को ये काम दिया था, एंगेज किया था उसने उसको। हु इज सपोज टू हैव वन ओवर हिज फिजिकल डिजायर्स। यहाँ पे भी ड्यूक की ईर्ष्या पता चलती है हमें, किसी भी इंसान के प्रति कितना ईर्ष्यालु था कि वो उसकी पत्नी को नजदीकी से ना देख पाए, अपने अंदर उस तरह की भावनाएं वो ना पैदा करे। उसने एक मोंक को इच्छा से एंगेज किया, क्योंकि ये माना जाता है कि जो मोंक्स होते हैं, भिक्षु होते हैं, सन्यासी टाइप होते हैं और फिजिकल डिजायर्स इनकी जागृत नहीं होती, इनको इन्होंने कहीं ना कहीं जीत लिया होता है। तो इस वजह से कि जब मोंक उसकी पिक्चर को बनाएगा तो वो उसके अंदर कोई फिजिकल डिजायर्स उत्पन्न नहीं होंगी, पैदा नहीं होंगी, इसलिए उसने एक मोंक को पूरे दिन के लिए हायर किया था। हियर आल्सो वी मे से दैट द ड्यूक वाज ए मैन ऑफ जेलस नेचर। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि ड्यूक एक ईर्ष्यालु नेचर का व्यक्ति था। He didn't like other men to have a close look at his wife's beautiful face। वो नहीं चाहता था कि एक आम आदमी उसकी पत्नी के सुंदर चेहरे को बड़ी क्लोजनेस में निहारे, बड़े नजदीक से देखे और अपने अंदर वो फिजिकल भावनाएं होती है वो जागृत कर ले। He appears to be a tyrant। ड्यूक यहाँ निर्दयी, अत्याचारी दिखाई देता है। Who didn't allow his wife the very basic freedom of life। जिसने अपनी पत्नी को जो बेसिक फ्रीडम होती है जीवन में वो नहीं प्रदान की थी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने 5 लाइनें डिस्कस की, ये पोएम शुरू कर ली है और शीघ्र ही हम इसकी दूसरे वीडियोस भी जल्दी जल्दी आपके सामने आएंगे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।